बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लेजर. So first of all, I am going to discuss about some important terms in context of the principle of laser. तो कुछ पहले important terms है उसको देखते हैं. So let us start. और जैसे आप देख रहे हैं कि टॉपिक हम लोग का आज लेजर है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स and the electronics radiation. So actually laser is the abbreviation of light stimulated emission of radiation or light amplification by stimulated emission of radiation. तो ये आपका लाइट लेजर जो आप देख रहे हैं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजर, किस तरह का ये लाइट है, किस तरह का रेडिएशन है, किस तरह का एनर्जी है. सो हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक, हाईली एम्पलीफाइड, हाईली कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल. ये इतने सारे प्रॉपर्टी एक साथ किसी रेडिएशन में होने का मतलब है कि ये थोड़ा टोटली डिफरेंट हो जाता है. और इसीलिए हम लोग लाइट से इसको कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं. एक लाइट को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मीनिंग है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को वो डिफाइन करता है. लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट है, यूनिडायरेक्शनल है, तो इतने रेडिएशन को एक साथ प्रोड्यूस करने का मतलब ये स्पेशल. तो टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम टर्म्स लाइक द फर्स्ट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन. इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन incident on the atom at the ground state, that is E1, so the atom is excited to the higher energy state E2. So the process in which the amount of energy absorbed by the atom to rise from lower energy state to the higher energy state, this process is known as the induced absorption. तो जहां तक आप जानते हैं कि कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में है, लोअर एनर्जी स्टेट में है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी को हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये E1 से E2 स्टेट के लिए, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के लिए राइज कर जाता है. और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, इस प्रोसेस में जितना इन्वॉल्वमेंट है, इस होल प्रोसेस को हम लोग इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. स्टिमुलेशन मीन्स एनी हाउ टू स्टिमुलेट द एटम, इंड्यूस द एटम टू राइज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. तो ये एनर्जी कितना है, hν है. और आप जानते हैं कि दोनों का एनर्जी डिफरेंस, जितना एनर्जी आप देते हैं तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है. और इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ये हुआ कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1 इक्वल टू hν. तो ये प्रोसेस आपका इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का होता है. लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में वो नहीं रख सकता है, तो स्पॉन्टेनियसली वो क्या करेगा कि रिटर्न करेगा. तो द प्रोसेस इन विच द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स बैक वेरी स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लोअर हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट विथ इमिटिंग द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी hν और फोटोन ऑफ एनर्जी hν. तो ये एनर्जी को एमिट करेगा जब स्पॉन्टेनियसली ये बैक करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर, क्योंकि एटम एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर तक नहीं रह सकता है, और जो रिटर्न करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा. तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं. एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग व्हेन द एटम एट द एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट. और एनर्जी जो रिलीज करेगा, तो आप यहाँ देखते हैं ये E2 माइनस E1 इक्वल टू hν. तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है. और यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है. जबकि इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न होकर ग्राउंड स्टेट में होता है. ये दो कॉमन प्रोसेस पहले हो गया.
अब ये सब लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पर डिपेंड कर रहा है। कोई भी एटम कहीं भी नहीं जा सकता है, जितना एनर्जी आप देते हैं उस एनर्जी स्टेट तक जाएगा, और जब वो फिर बैक करेगा तो उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। सॉरी, दिस वन इज द स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन और इंड्यूस्ड एमिशन। अब ये देखिए किस तरह का प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेजर के फॉर्मेशन के लिए, लेजर का जब प्रोडक्शन करते हैं तो ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में E2 पर है, और इसको अब हम लोग कंपेल्ड करते हैं रिटर्न बैक होने के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस इमिशन में एटम 1 by 1 अगर वो रिटर्न करेगा तो ये आपको कोहेरेंसी को मेंटेन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल कंडीशन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो एटम को हम लोग एक ऐसे एक्साइटेड स्टेट पर कलेक्ट करते हैं कि जहां पर वो लॉन्गर टाइम तक स्टे करेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट को डिस्कस करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ लेजर को देखेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि कोई भी एक्साइटेड स्टेट पर कोई अगर एटम है और किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी या किसी फोटोन से अगर हम लोग इसको इंसिडेंट कराते हैं और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कितना होगा, तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है E2 minus E1 equal to h nu, and you can say that E2 minus E1 by h। तो अगर ये स्पॉन्टेनियसली भी बैक करेगा तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी इतना है। तो हम लोग उसको स्पॉन्टेनियसली रिटर्न ना होने के पहले इसको क्या करते हैं कि एक ऐसे फोटोन से, एक ऐसे सुटेबल फोटोन से इसको मैच कराते हैं, एक्सपोज करते हैं, और जैसे ही ये एक्सपोज होगा तो एक फोटोन इस एटम को एक्सपोज करेगा और ये देखिए कि ये फोटोन को इमिट कर देता है। इसका अर्थ है कि हर एक फोटोन 2 फोटोन के साथ वो आउट करेगा, और इस तरह से अगर नंबर ऑफ एटम का कलेक्शन इस पर ज्यादा है तो ये हाईली एम्पलीफाइड बीम को प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ एटम स्पॉन्टेनियसली बैक कर रहा है, जबकि इस प्रोसेस में इट इज कंपेल्ड टू रिटर्न बैक फ्रॉम द एनर्जी स्टेट E2 टू एनर्जी स्टेट E1 with releasing the same or identical photon as similar as that the photon if produced in the spontaneous emission। तो आप उसी फोटोन से इसको मैच करा देते हैं जो ऑलरेडी ये रिलीज करने वाला है, तो उसी फोटोन से अगर हम लोग इसको एक्सपोज कर देते हैं इस एटम को जो एक्साइटेड स्टेट पर है, E2 पर है, अब ये जब रिटर्न करेगा, फोटोन को रिलीज करेगा, तो ये आपका 2 फोटोन में कन्वर्ट कर गया। इसका अर्थ है कि अगर इसका अर्थ है कि ईच फोटोन एटलीस्ट 2 फोटोन को इमिट कर रहा है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स का अमाउंट अगर उस पर ज्यादा कर देते हैं तो एक हाईली एम्पलीफाइड बीम को प्रोड्यूस करेगा, और ये पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो कि हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक, हाईली एम्पलीफाइड, कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि सभी सेम फेज में ये एक साथ रिटर्न कर जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ये प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ लेजर में किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लेजर बोलते हैं तो ये सभी टर्म को डिफाइन करना जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लेजर। नाउ वी हैव टू कंसीडर द 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट लाइक E1, E2 एंड E3। अब ये 3 एनर्जी स्टेट को देखते हैं। जब 3 डिफरेंट ट्रांजिशंस के बाद अब हम लोग इसको 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट को एक बार फिर से कंसीडर करते हैं, और इसमें 2 एनर्जी स्टेट जो आप देख रहे हैं ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, लेकिन एनर्जी स्टेट E3 का जो लाइफ टाइम है वो काफी शॉर्ट लाइफ टाइम है, तो जिसके कारण इसका टाइम देखिए 10 to the power -8 सेकेंड है, जिसके कारण एटम वहां पर क्विकली रिटर्न करना चाहेगा। और E2 ये भी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन इसका लॉन्गर लाइफ टाइम है। इट मीन्स द एटम्स रिमेन फॉर द लॉन्गर टाइम एट द एक्साइटेड स्टेट E2 एंड दिस एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज द मेटा स्टेबल स्टेट। इसका अर्थ है कि एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेट जिसका की लॉन्गर लाइफ टाइम है, लॉन्ग लाइफ टाइम 10 to the power -3 सेकेंड है, तो इसके कंपेरेटिव इस पर आपका एटम्स लॉन्गर मोमेंट तक स्टे करेगा, रिमेन करेगा, और जिसके कारण इस स्टेट को हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो अगर 2 एनर्जी स्टेट लेते तो E1 और E2 ही लेते हैं, लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि ये 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट लेने का मतलब है कि फर्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम एट दिस पॉइंट। So here the amount of energy incident on the atom, and it is excited from the energy state E1 to E3 with absorption of photon
E3 माइनस E1 बाई H। तो अब देखिए कि ये एटम आपका एक्साइटेड स्टेट E3 के लिए आ गया। जैसा कि आप देखते हैं कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में है, ये ड्यू टू इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम एट द लोअर एनर्जी स्टेट E1 एंड देन एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट E3। बट ड्यू टू द सिलेक्शन रूल ये फॉरबिडन है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि ये स्पॉन्टेनियसली बैक नहीं करेगा, E3 से E1 की तरफ बैक नहीं कर इसको हम लोग नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोसेस में ले जाते हैं। हायर जो आपका शॉर्ट लाइफ टाइम है उससे हम लोग या E3 स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट यानी मेटा स्टेबल स्टेट पर लाते हैं, जहां पर ये लॉन्गर लाइफ टाइम तक वो स्टे कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग E1 से E3 ले जाते हैं और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कराते हैं उस एटम का, कहां से कहां, तो E3 से लेकर E2 के लिए। अब ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के बाद एक्चुअली सिलेक्शन रूल इसको इसके लिए रेस्ट्रिक्ट करता है कि डायरेक्टली E3 से E1 की तरफ ड्रॉप नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग लाइफ टाइम मेटा स्टेबल स्टेट पर कन्वर्ट करते हैं इसके पोजीशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का कलेक्शन नेचुरली इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज क्योंकि यहाँ पर लाइफ टाइम इसका ज्यादा है, बहुत देर तक एटम इस पर स्टे करेगा। तो अब जब एक कंडीशन इस तरह का हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ एटम्स एट द एक्साइटेड स्टेट और एट द मेटा स्टेबल स्टेट N2 is greater than the number of atoms at the lower energy state, so this process is known as the population inversion. So population inversion means by the process of optical pumping, by the process of pumping to enhance the number of atoms at the meta stable state in comparison of the number of atoms at the lower energy state. तो पंपिंग का मतलब है कि किसी एटम्स को लिफ्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पंपिंग बोलते हैं। एंड देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ द पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग हम लोग इसमें कंसीडर किए हैं, तो वो एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर पॉपुलेशन को रेज करने का यानी नंबर ऑफ एटम्स को रेज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग पंपिंग बोलते हैं। यानी पंपिंग के प्रोसेस से नंबर ऑफ एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट या मेटा स्टेबल स्टेट पर ले जाते हैं। अब यहां पर लाने के बाद जब आपका नंबर ऑफ एटम्स एट मेटा स्टेबल स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स एट द लोअर एनर्जी स्टेट, तब हम लोग बोलते हैं कि द पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव्ड बाय। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्सन अचीव कर गया। पॉपुलेशन इन्वर्सन जब तक अचीव नहीं करेगा, जब तक नंबर ऑफ एटम्स इस पर ग्रेटर नहीं होगा, तब तक हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन को नहीं ले सकते। तो अब यहां पर जब लार्जर अमाउंट ऑफ एटम्स का जब कलेक्शन हो जाता है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू मैच और टू एक्सपोज द नंबर ऑफ एटम्स एट द एक्साइटेड स्टेट और एट द मेटा स्टेबल स्टेट। अब यहाँ पर हम लोग एक सुटेबल फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, वो पहले भी डिस्कस किए हैं, न्यू इजकल टू E2 माइनस E1 बाई H। अब इस फोटोन से जैसे ही इसको हम लोग मैच करते हैं, तो अब देखिए कि इस पर नंबर ऑफ एटम्स है, और वो जैसे ही उस पर मैच करेगा तो ये मल्टीप्लीकेशन होते चला जाएगा। जैसे आप देखें कि एक फोटोन, अब ये 2 फोटोन किया, फिर 2 फोटोन आपको 4 में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से ये एम्पलीफाइड होते हुए चला जाएगा और एक हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक, हाईली एम्पलीफाइड एंड कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल बीम को प्रोड्यूस कर देगा। और इसी को हम लोग एज ए लेजर रेडिएशन यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं। अब ये एक अलग मैटर, ये प्रिंसिपल किसी भी लेजर के लिए, चाहे वो सॉलिड लेजर है या गैस लेजर है। सॉलिड लेजर में आप रूबी लेजर को लेते हैं, गैस लेजर में आप हीलियम नियॉन गैस को लेते हैं। तो किसी भी तरह का लेजर होगा, लेकिन प्रिंसिपल ऑलमोस्ट यही है कि पहले नंबर ऑफ एटम्स को एक्साइट कर हायर एनर्जी स्टेट तक ले जाते हैं, और नहीं तो आप कर सकते हैं कि इसको मेटा स्टेबल स्टेट पर ले जाते हैं और एक सुटेबल फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उससे एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करने के बाद जब एटम्स सडनली एट ए टाइम जब वो रिटर्न बैक करेगा तो एक हाईली एम्पलीफाइड, इंटेंस एंड कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल बीम को प्रोड्यूस कर देगा, जो कि